नमस्कार साथियों, मैं पालीवाल सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। अपन स्टेट पॉलिटी के विषयों को पढ़ रहे थे MCQ के माध्यम से, और मैंने आपको पिछला जो टॉपिक था राजस्थान उच्च न्यायालय या कहूं तो उच्च न्यायालय वो अपन पढ़ चुके थे। उसमें राजस्थान से जुड़े कुछ प्रश्न भी अपन ने पढ़े थे। आज अपन जो है वो पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान से रिलेटेड और भारत में पंचायती राज दोनों को अपन MCQ प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो आज बिना देर किए मैं शुरू करता हूं पंचायती राज से जुड़े हुए जो MCQ क्वेश्चंस है उनको। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जिनमें हिंद स्वराज, पिक्चर ऑफ इंडिया, उनका एक समाचार पत्र भी था यंग इंडिया। तो वो बहुत अच्छे लेखक थे महात्मा गांधी। ये पुस्तक जो है पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इसमें जो है वो महात्मा गांधी ने स्थानीय स्वशासन की कल्पना की है। भारत में यदि कोई स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ा समर्थक यदि कोई व्यक्ति था तो वो महात्मा गांधी थे। तो पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये जो किताब है इसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। आगे चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का विषय है? भारत में स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। भारत में अनुसूची 7 में जो है वो राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यदि आपको इन शक्तियों के बारे में पढ़ना है तो अनुसूचियों का वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से अनुसूचियों को पढ़ सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का विषय है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? यानी भारत में किस व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन, एक और बात बता देता हूं इनके बारे में। भारत में इतने गवर्नर जनरल आए, उनमें सबसे कोई बढ़िया व्यक्ति था जो भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता था, तो वो थे लॉर्ड रिपन। तो रिपन जो है वो बहुत ही सकारात्मक सोच के व्यक्ति थे और उन्होंने ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। हालांकि चोलों का स्थानीय स्वशासन बहुत शानदार था, लेकिन चोलों के बाद जब जो है वो मुगल आए, उसके बाद जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन की धज्जियां तोड़ दी थी। उनको दोबारा स्थापित करने में लॉर्ड रिपन का हाथ है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले जो है वो चेन्नई में जो है वो नगर निगम की और सबसे पहले नगर पालिका माउंट आबू में स्थापित की थी, इसलिए इन्हें जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन। आगे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। अब चक्कर क्या हुआ था कि भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस संविधान में स्थानीय स्वशासन का कोई जिक्र था ही नहीं। अगर एक अनुच्छेद को छोड़ दें, अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देगा। यानी राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को प्रोत्साहन देगा, यही लिखा हुआ था केवल एक ही अनुच्छेद में 40। बाकी कहीं भी
भारत में संविधान, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन की कोई चर्चा थी नहीं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हेतु ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इन कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पहला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। बिल्कुल सत्य बात है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिले के बगतरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा मैं आपको बता चुका, 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती के अवसर पर नेहरू जी ने किया ही था। तीसरा, भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई। तो मेहता समिति की सिफारिश पर यह की गई थी, तो यह बात भी सत्य है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि भारत में पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए। उनके कहने पर ही भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और लास्ट अपने आप ही बलवंत राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सिफारिश की थी। ये कथन जो है वो असत्य है, यानी उत्तर हो गया डी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। जो द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी वो की थी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है वो बात कही थी। तो इसका उत्तर होगा द्विस्तरीय व्यवस्था में अशोक मेहता समिति। जबकि इसमें क्या दे रखा है कि बलवंत राय मेहता ने द्विस्तरीय व्यवस्था का जो है वो सुझाव दिया था, बलवंत राय मेहता ने तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। आगे चलते हैं। अशोक मेहता समिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा इसमें भी। देखिए, अभी अपन ने बताया था इसमें सिफारिश की गई कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल 100% सत्य बात है। इन्होंने कहा था, अभी मैंने कहा बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर बताए थे, एक ग्राम स्तर, एक ब्लॉक स्तर और एक जिला स्तर। इन्होंने कहा कि जो ब्लॉक स्तर है उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, 2 ही स्तर होने चाहिए। तो यह अशोक मेहता समिति जो है जो 1978 में बनाई गई थी, इस समिति में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के उद्घाटन की बात पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई थी। इसने कहा था एससी और एसटी को आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल कहा था साहब कि एससी और एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात कही थी इसने। इस समिति का 1978 में किया गया। अभी मैंने आपको बताया 78 में किया गया, तो ये भी बात सही है। इस समिति ने कहा था कि राजनीतिक दलों को इन चुनावों से दूर रहना चाहिए। ये सही उत्तर है, क्योंकि यह कथन असत्य है। क्योंकि अशोक मेहता समिति ने कहा था कि राजनीतिक दल जब तक इन चुनावों में भाग नहीं लेंगे तब तक भारत में इन चुनावों को पूर्ण महत्व प्राप्त नहीं होगा। यानी इन चुनावों को महत्वपूर्ण बनाना है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। यह अशोक मेहता समिति ने कहा था। तो इस आधार पर इसका उत्तर हो गया लास्ट वाला, डी वाला। इस समिति ने कहा था कि राजनीतिक दलों को इस चुनाव से दूर रहना चाहिए, जबकि इन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को इसमें भाग लेना चाहिए। तो निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी? देखिए, मैंने आपको कहा था कि भारत में 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया। ये सारी समितियां पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन जो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति है जिसका गठन 1986 में हुआ था, इसने कहा था कि जब तक आप पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, पंचायती राज को कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको भारत में पंचायती राज को सशक्त बनाना है
तो आपको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना होगा। यह कहा था LM सिंघवी समिति ने, पूरा नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक विधेयक रखा था, लेकिन वो विधेयक लोकसभा भंग होने के कारण जो है वो चल नहीं पाया। ये 64वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसे संविधान संशोधन विधेयक को रखा गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। उस वजह से ये संविधान संशोधन रद्द हो गया था, इसका कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन सबसे पहले ये जो सिफारिश की थी वो की थी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असत्य है। 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया। बिल्कुल अभी बताया मैंने, राजीव गांधी जी की सरकार ने प्रयास किया था कि भाई भारत में जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, हालांकि सफलता नहीं मिली थी। दूसरा, पी.के. थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। थुंगन है ये। एक्चुअल में होता क्या है कि पी.के. थुंगन लक्ष्मी मल सिंघवी समिति बनी, उसने सिफारिश की कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान बनाने के लिए पी.के. थुंगन समिति बनी और उसकी सिफारिशों पर यह संविधान संशोधन तैयार किया गया। तो यह कथन भी सत्य है। आगे 1989 में लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। यह भी सत्य है, क्योंकि कोई भी विधेयक जो लोकसभा में रखा जाता है, यदि वो पारित नहीं होता और लोकसभा भंग हो जाती है तो उस विधेयक का समय भी समाप्त हो जाता है। अंतिम है, यह विधेयक प्रस्तुत करते समय वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। यह बात जो है वो असत्य है, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। मैंने आपको अभी बताया था कि उस समय देश के प्रधानमंत्री जो है वो राजीव गांधी थे। तो यह है कथन असत्य, यानी सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी कथन गलत है, जिसमें कहा गया है कि उस समय वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? इस बार सत्य पूछा है। पहले मैं बता देता हूं, 73वां संविधान संशोधन जो है वो भारत में संवैधानिक प्रावधान प्रदान करता है पंचायती राज को। यानी पंचायती राज को इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, वो संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। क्या पता कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि 73वें संविधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? वो है 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है वो भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा क्या क्या किया गया था पहले तो अपन पढ़ते हैं। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। एकदम सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं लिख देता हूं इसके आगे, ये बात सत्य है। दूसरी बात, इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसके द्वारा संविधान में जो है वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये बात हो गई असत्य। 9वीं अनुसूची तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ दी गई थी। तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये गलत है। एक्चुअल में भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 में ये जो है वो प्रावधान किया गया था, इसलिए ये भाग 9 होता तो ये सही होता। लेकिन ये जो है वो भाग 9 नहीं है। यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया है कि अनुसूची 9, तो ये तो असत्य हो गया। तो अगला है
इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। बिल्कुल 24 अप्रैल 1993 को ही इस संविधान संशोधन को लागू किया गया। और यही कारण है कि भारत में प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही भारत में यह विधेयक लागू किया गया था, यह संविधान संशोधन लागू किया गया था। अगला, इसके द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद जोड़े गए। बिल्कुल 101% सत्य बात है। संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेद आप गिन लीजिए। एक तो 243 हो गया, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ एम एन ऐसे करके टोटल जो है वो 16 अनुच्छेद इस द्वारा जोड़े गए थे। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि इसके द्वारा 16 अनुच्छेद जोड़े गए। तो 16 अनुच्छेदों को इसके द्वारा जोड़ा गया। तो अब देखो सत्य कौन सा हो गया? 3 सत्य हो गए, 1, 3 और 4। 2 नंबर गलत है, तो 1, 3, 4 वाला देखो ऑप्शन 1, 3, 4 वाला बी ऑप्शन है और इसका उत्तर होगा बी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया। भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये अनुच्छेद जोड़े गए। टोटल मिलाकर ये जो है वो जोड़ बाकी की गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका उत्तर हो गया 1, 3 और 4। भयंकर बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैं स्टार लगा देता हूं इस प्रश्न को, तो निश्चित तौर पर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, जैसे भारत का लोकतंत्र है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। या अमेरिका का लोकतंत्र है, या आजकल दुनिया में ज्यादातर लोकतंत्र इसी के उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जहां सब लोग मिलकर बैठते हैं और वो मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वास्तविकता में प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो अब केवल स्विट्जरलैंड के कुछ छोटे इलाकों को छोड़ दें तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जितनी जनता है वो सब बैठकर निर्णय करती है कि सरकार को कैसे चलाना है, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, ग्राम सभा, जिसका जो है वो संविधान में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 में परिभाषित है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा है, सभा का उल्लेख है। अब प्रश्न यह उठता है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो क्षेत्र के समस्त मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये लीजिए, समस्त जो क्षेत्र के मतदाता हैं वो सारे सदस्य होते हैं, तो हो गया ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। इसलिए ये भारत में एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसका अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं कई बार कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है सरपंच। सरपंच जो है वो ग्राम सभा का हमेशा अध्यक्ष होता है। तो ग्राम सभा भारत में संविधान की सबसे निम्नतम इकाई, शासन की सबसे निम्नतम इकाई कोई मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई कोई मानी जाती है, तो वो ग्राम सभा है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कोई उदाहरण मानी जाती है तो वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा बाध्यकारी संस्था है, इसे स्थापित करना ही पड़ेगा क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ग्राम सभा। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? हाल ही में अभी मैंने आपको बताया है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच। ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहते हैं। पंचायत समिति
ये जो है खंड लेवल पर होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है, उसको जो प्रमुख होता है उसे प्रधान कहते हैं। जिला प्रमुख ये जो है वो जिला परिषद का प्रमुख होता है। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसे जिला प्रमुख बोलते हैं। ग्राम विकास अधिकारी ये पंचायत का सचिव होता है। पंचायत का जो सचिव होता है, पहले इसे ग्राम सेवक कहा जाता था, वर्तमान में इनका नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख तो सरपंच कहलाता है। जिला प्रमुख, जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख, पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान कहलाता है, और ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति का जो है वो सचिव होता है। तो अपना प्रश्न जो है ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है, उसका उत्तर होगा सरपंच। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? बढ़िया अनुच्छेद एक तो याद कर लिया, 243 ई फॉर एलिफेंट के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों का या पंचायती राज की सभी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल उनके लिए निर्धारित किया गया है, सबके लिए, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई प्रकार का विवाद है ही नहीं, 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पंचायती राज की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायती राज के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर मैं बात करूं तो पंचायत राज के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अपन ने पढ़ा विधान सभा 25 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष। लेकिन पंचायती राज में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस एज को रखा गया केवल और केवल 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसके नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। बाकी तो वो कंडीशन है ही कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उस स्थान का रहने वाला होना चाहिए। अगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा है तो पंचायत का वोटर हो, पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा है तो उस पंचायत समिति का वोटर हो, और यदि जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है तो उस जिले का वोटर हो। लड़ कहीं से भी सकता है, लेकिन आयु कम से कम होनी चाहिए 21 वर्ष। ये 18 वर्ष तो वोट देने की आयु है, वोट देने की आयु 18 वर्ष है। और अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है तो वो ग्राम पंचायत या पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, बशर्ते की योग्यताएं हैं वो तो है ही, प्लस एक योग्यता और है कि भाई वो जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसके 2 से अधिक संतान होनी नहीं चाहिए। और एक चीज और है कि वो व्यक्ति पहले थी, अब तो राजस्थान में हटा दी गई, पहले ये और था कि वो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो 8वीं पास, जिला परिषद या पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में इन योग्यताओं को हटा दिया गया है, तो बात ही नहीं करते अपन। आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायती राज को कितने काम सौंपे गए? 11वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज से संबंधित है, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसके अनुसार 29 काम पंचायतों को करने चाहिए, पंचायती राज को 29 काम करने चाहिए। हर जो राज्य होता है वो अपने हिसाब से ये काम जो है वो पंचायतों को सौंपता है। जैसे राजस्थान में 21 कार्य सौंपे गए हैं, 21 कार्य राजस्थान में 21 कार्य सौंपे गए हैं। निश्चित तौर पर 21 कार्यों को पूरा राजस्थान में किया जाएगा। 29 है अधिकतम, उनमें से कितनी सौंपती है, ये 29 काम उन्हें करने चाहिए। लेकिन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसे राज्य ये तय करता है कि कितने काम सौंपने चाहिए। तो 29 काम जो है वो सौंपे गए हैं राजस्थान में, 21 काम उनमें से
दिए गए हैं। आगे बात करें तो अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो देखिए, ये और ये दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके द्वारा राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। यह संबंधित है पंचायती राज से और यह संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिका अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल गठन तो पंचायती राज का वित्त आयोग का गठन तो राज्यपाल ही करेगा। तो दोनों अनुच्छेदों के अनुसार करता है, तो उत्तर होगा ए और बी दोनों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक 6 राज्य वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। निश्चित तौर से आप ध्यान रखिए कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। दोनों के अनुसार 243 आई और 243 वाई के अनुसार राज्यपाल ये गठन करता है। अगला चलते हैं, निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? 243 के अनुसार राज्यपाल जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्यीय आयोग होता है जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। उसका जो है गठन राज्यपाल 243 के अनुसार करता है। ठीक है, तो भारत में अगर मैं बात करूं, राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में जो है वो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल इनका गठन करता है। ठीक है, और डॉक्टर मधुकर गुप्ता जो है वो राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? देखिए, राजस्थान की मैं बात करूं कि राजस्थान में कब लागू किया गया, तो इनमें सारे ही ऑप्शन गलत है। क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये उत्तर होना चाहिए, यहां मैं कर देता हूं एक उत्तर में कि ये कम से कम होना चाहिए 23 अप्रैल 1994। देखिए, भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल 1993 को सभी राज्यों को यह कहा गया था कि भाई आपके पास 12 महीने का टाइम है, आप 12 महीने के अंदर अंदर अपना पंचायती राज अधिनियम तैयार कीजिए और उसे लागू कीजिए। राजस्थान ने पूरा 12 महीने का टाइम लिया और 93 से 94 पर पहुंचे और 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को लागू किया गया। तो पूरा 12 महीने बाद 24 अप्रैल 1993 को भारत में और 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला 18वां प्रश्न, राजस्थान राज्य में ग्राम सभा एक है वैधानिक एवं बाध्यकारी संस्था। मैंने आपको कहा था पहले कि संविधान में इसका उल्लेख है और जिस संस्था का संविधान में उल्लेख है मतलब वो पूर्णतः बाध्यकारी है, उसके अनुसार ही हमें स्थापना करनी पड़ेगी। ये केवल सलाहकारी संस्था नहीं है, ये केवल जो है वो सलाहकारी संस्था भी नहीं है, तो गलत है। संवैधानिक और बाध्यकारी संस्था है, इसका स्थापना जरूरी है। आगे चलते हैं, राजस्थान में किस समिति ने ग्राम सचिव का पद बनाने की सिफारिश की थी? ये सारी समितियां राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। प्रश्न ये पूछा है कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने ग्राम सचिव का पद बनाने की सिफारिश की थी? गिरधारी लाल व्यास समिति ऐसी थी जिसने ग्राम सचिव, जिसे वर्तमान में वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है, इसका पद बनाया गया था। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। तो राजस्थान में ग्राम सचिव का पद बनाने की सिफारिश जिस संस्था ने की थी, जिस समिति ने की थी, वो थी गिरधारी लाल व्यास समिति द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, मूल संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन की बात
कही गई थी। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि केवल एक ही अनुच्छेद था 40, जिसमें पंचायती राज के गठन की बात कही गई थी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना को राज्य प्रोत्साहन देगा। यह नीति निर्देशक तत्वों के तहत था और केवल एक ही जो है वो अनुच्छेद में था, अनुच्छेद नंबर 40। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? एक्चुअल में राजस्थान पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? राजस्थान पंचायती राज पत्रिका जो प्रकाशित की जाती है उसका नाम है राजस्थान विकास। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुजस इनके द्वारा नहीं जारी की जाती, ना राजस्थान पंचायत ना पंचायत आपके द्वार ये की जाती है राजस्थान विकास। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसका राजस्थान पंचायती राज विभाग द्वारा जो है वो प्रकाशन किया जाता है। वर्तमान में रमेश चंद्र मीणा राजस्थान पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, रमेश चंद्र मीणा। इनसे पूर्व जो है वो सचिन पायलट इस विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। उनसे पहले राजेंद्र राठौड़ भी इस विभाग के प्रमुख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और ये राजस्थान विकास नाम की जो है वो पत्रिका प्रकाशित करता है। राजस्थान में प्रथम रियासत जिसने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया, देखिए ये पहले बनाया था 1928 में बीकानेर ने। 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान की ग्राम जो रियासत थी। देखिए आपको पता होगा कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में जो है वो जो रियासतें थी उन रियासतों में से 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतें हुआ करती थी राजस्थान में। तो इनमें से बीकानेर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपने यहाँ पंचायती राज की स्थापना की थी। और यदि आपको राजस्थान के एकीकरण के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो वीडियो में जो है वो पुराने वीडियो में राजस्थान के एकीकरण के 2 पार्ट हैं, वहां जाकर आप जो है उन प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं कि कौन कौन सी पंचायतें थी, कौन कौन से ठिकाने थे, सब आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर 1928 में बीकानेर रियासत राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने पंचायती राज अधिनियम बनाया था। आगे चलते हैं। राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? यदि राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना की बात करूं तो इस विभाग की स्थापना हुई थी 1949 में। राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। 1949 ईस्वी में 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने से पहले ही राजस्थान पंचायती राज विभाग जो है उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो राजस्थान पंचायती राज स्थापना की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान पंचायती राज की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज में कितने चुनाव हो चुके हैं? राजस्थान में, यहां प्रश्न में एक्चुअल में ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। राजस्थान में पंचायती राज के कितने चुनाव हो चुके हैं? देखिए जो 2021 में जो चुनाव हुए हैं वो राजस्थान में पंचायती राज के 11वें चुनाव थे और वो अंतिम थे। उसके बाद अभी तक चुनाव हुए नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया कि अब तक पंचायती राज के 21 चुनाव हो चुके हैं। ये प्रश्न आरएस में पूछा गया था कि राजस्थान में अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं। उस समय 10 हुए थे तो उस समय तो 10 थे, अब 1 बढ़ गया तो 11 चुनाव अब तक राजस्थान में पंचायती राज के हो चुके हैं। आगे चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। छवि राजावत कौन से ग्राम पंचायत की प्रमुख है? पहली बात तो ये छवि राजावत है कौन? ये छवि राजावत एमबीए की हुई महिला है जिसने एमबीए किया है। अब एमबीए किया है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी थे और इसको पैकेज भी बहुत ज्यादा था। इसने उस पैकेज को ठोकर मार दी और एक छोटी सी टोंक का एक गांव की पंचायत है सोडा, उस गांव में इसने जो है वो सरपंच का चुनाव लड़ा, सरपंच बन गई छवि राजावत। पिछले दिनों ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी ये महिला।
अब आप सोचिए, इतने बड़े पैकेज को ठोकर मार के एक ग्राम पंचायत बनी है और इसने अपनी ग्राम पंचायत में इतने विकास कार्य करवाए हैं कि पूछो ही मत, इसका नाम पूरी दुनिया में हो गया है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक छोटी सी ग्राम पंचायत की सरपंच को यूएनओ ने अपनी महासभा को संबोधित करने बुलाया था। तो इस महिला का आप जो है वो केवल ये मत सोचिए कि इसने नौकरी को ठोकर मार दी, इसने वहां से कितना नाम कमाया और ये उस सरपंच ने यूएनओ को संबोधित किया है। तो छवि राजावत बहुत ही महत्वपूर्ण महिला है। ये सोडा गांव की सरपंच है और सोडा गांव कहाँ है, ये टोंक में, ठीक है। तो ये जो है, और ये फुलेरा गांव, तो ये तो मैंने पंचायत वेब सीरीज से देखकर लिखा है, पंचायत वेब सीरीज जो काफी चर्चा में रही थी पीछे। इस पंचायत वेब सीरीज में जो गांव दिखाई, पंचायत दिखाई गई, उसका नाम फुलेरा था, मैंने लिख दिया फुलेरा। बाकी एक्चुअल में ये सोडा जो है वो, और ये टोडा भीम भी वही है, तो बानीपुरा हमारा सरदार सर में पंचायत है। इनका जो है वो मैंने नाम लिख दिया। वैसे उत्तर इसका सोडा होगा जो टोंक की पंचायत है। अब आप आज में 25 प्रश्नों में राजस्थान पंचायती राज विभाग के बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन हुए। अभी तक कोई वहां पर अपलोड हुई नहीं है पीडीएफ, लेकिन बहुत जल्दी उसमें अपलोड कर दी जाएगी, आप उसकी चिंता न करें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियो आपके लिए बनाया जा सके। इसके अलावा कोई भी आपको सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें, उसके अनुसार निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा कि सुधार किया जा सके। आज के वीडियो में धन्यवाद।